रंगा और बिल्ला, ये नाम आपने काफी सुना होगा, किसी मूवी में या आम जिंदगी में। ये आज भी बदनाम दोस्तों के लिए एक मुहावरा बन चुका है, जैसे संता बनता मजाक के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन असल में इस नाम के पीछे एक ऐसी सच्चाई छुपी है जो दिल दहला देने वाली है। 1978 में रियल लाइफ के रंगा बिल्ला ने जो किया वो आज भी क्राइम हिस्ट्री का एक कालम पन्ना है। 28 अगस्त 1978 को दो मासूम बच्चों की डेड बॉडी झाड़ियों में पड़ी मिली। लड़की के शरीर में 5 और लड़के के शरीर में 21 गहरे जख्म थे। इसके बाद दिल्ली में ऐसा हंगामा हुआ कि लोकसभा में उस समय की जनता दल सरकार के खिलाफ नारे लगाए जाने लगे। उस टाइम के पीएम मोरारजी देसाई से इस्तीफे की मांग होने लगी। मोरारजी देसाई को खुद उन बच्चों के घर कंसोलेशन के लिए जाना था, जबकि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि देश के पीएम इस तरह किसी क्राइम विक्टिम्स की फैमिली से मिलने गए। उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर रहे अटल बिहारी वाजपेयी दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट को समझाने पहुंचे तो उन्हें पत्थर मारकर घायल कर दिया गया। इस केस के बारे में जिसने भी सुना वो दहल गया। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या था वो पूरा मामला। 16.5 साल की गीता चोपड़ा न्यू दिल्ली के जीसस एंड मैरी कॉलेज में कॉमर्स स्टूडेंट थी, जबकि उसका 14 साल का भाई संजय चोपड़ा मॉडर्न स्कूल में 10th स्टैंडर्ड में था, जो बॉक्सिंग का अच्छा प्लेयर भी था। उनके फादर मदन मोहन चोपड़ा इंडियन नेवी में कैप्टन थे। पूरी फैमिली धौला कुआं में ऑफिसर्स एन्क्लेव में रहती थी। सैटरडे 26 अगस्त 1978 को गीता को शाम 7 बजे ऑल इंडिया रेडियो पर युवा वाणी नाम के एक रेडियो प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने जाना था। इसीलिए गीता के साथ उसका भाई संजय भी जाता है। दोनों रेडियो स्टेशन जाने के लिए घर से 6:15 पर निकल जाते हैं। तय होता है कि प्रोग्राम के खत्म होने के बाद रात 9 बजे उनके फादर मदन मोहन चोपड़ा उन्हें ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन के बाहर से रिसीव करेंगे। शाम के 7 बजते हैं। बच्चों के मम्मी पापा रेडियो पर गीता का प्रोग्राम सुनने के लिए बैठते हैं, लेकिन गीता की जगह कोई दूसरी लड़की प्रोग्राम कर रही थी। उनके पेरेंट्स को लगता है कि शायद गीता का प्रोग्राम कैंसिल हो गया होगा, इसीलिए उनके फादर मदन मोहन चोपड़ा रात 8:45 पर स्कूटर लेकर रेडियो स्टेशन पहुंचकर बच्चों के आने का वेट करते हैं। काफी इंतजार के बाद जब बच्चे नहीं आते तो मदन चोपड़ा रेडियो स्टेशन के अंदर जाकर बच्चों के बारे में पता करते हैं। वहां पता चलता है कि गीता और संजय तो वहां रिकॉर्डिंग के लिए पहुंचे ही नहीं, इसीलिए उन्हें प्रोग्राम किसी दूसरी लड़की से करवाना पड़ा। फिर कैप्टन चोपड़ा फोन करके घर पर भी पता करते हैं, लेकिन बच्चे घर पर भी नहीं पहुंचे थे। दोस्तों, रिश्तेदारों, सबके घर फोन करके बच्चों के बारे में पूछा गया, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। पूरी फैमिली ने गीता और संजय को पागलों की तरह हर जगह ढूंढा, लेकिन उनका कहीं कुछ पता नहीं चला। 28 अगस्त शाम 6 बजे एक चरवाहा धनीराम ने अपनी गाय चराते वक्त बॉडी को झाड़ी में पड़ी देख उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया। वो बॉडी सड़क से महज 5 मीटर दूर झाड़ी में पड़ी। पुलिस आई, पुलिस ने आसपास सर्च किया तो उन्हें 50 मीटर की दूरी पर दूसरी बॉडी पड़ी मिली। डेड बॉडीज की तलाशी में पता चला कि ये दोनों बॉडीज गीता और संजय की है। गीता की पैंट की जेब में उसका आईडी कार्ड सही सलामत मिला। उसके पर्स में 17 रुपए भी रखे हुए थे। उसकी उंगली में चांदी की अंगूठी भी पड़ी मिली। इस वजह से ये लग रहा था कि बदमाशों का इरादा किडनैपिंग या लूटपाट का नहीं था। फिर बच्चों के फादर मदन मोहन चोपड़ा को शिनाख्त के लिए बुलाया गया। उन्होंने देखते ही दोनों बच्चों गीता और संजय को पहचान लिया। 29 अगस्त को पोस्टमार्टम हुआ। बॉडी सड़ने की स्थिति में थी, इसलिए गीता के साथ कुछ गलत हुआ या नहीं कंफर्म नहीं हो पा रहा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि गीता के शरीर में 5 और संजय के शरीर में 21 गहरे घाव थे। यानी वो मासूम बच्चे अपनी आखिरी सांस तक अपनी जिंदगी बचाने के लिए लड़ते जूझते रहे। अगले ही दिन केस के मीडिया में आते ही पूरी दिल्ली में हल्ला मच गया। अपराधियों को तेजी से ढूंढा जा रहा था। 10 दिन बीतने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिल रहा था। विदेशों तक में इस घटना की चर्चा जोरों पर थी। तब उस वक्त के पीएम मोरारजी देसाई ने खुद इस घटना की गहराई से छानबीन करने और अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ने का ऑर्डर दिया। पीएम ऑर्डर के बाद पुलिस भी एक्टिव हो गई। पूछताछ का दौर शुरू हुआ। फिर एक चौंकाने वाली खबर पुलिस के सामने आई। MS नंदा नाम के एक आदमी ने बच्चों की फोटो अखबार में देखने के बाद पुलिस को बताया कि उस दिन हल्की बारिश हो रही थी, इसीलिए उन्होंने धौला कुआं के पास खड़े उन दोनों बच्चों को गोल डाकखाने तक लिफ्ट दी थी। पुलिस ने गोल डाकखाने पर पूछताछ शुरू की। भगवान दास नाम के एक आदमी ने बताया कि जब वो गोल डाकखाने से गुजर रहा था तब उसकी नजर वहां से गुजरती एक मस्टर्ड कलर की फिएट कार पर पड़ी, जिससे चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। भगवान दास ने स्कूटर से उस कार का पीछा किया। उस दौरान उन्होंने देखा कि कार की बैक सीट पर बैठी एक लड़की ड्राइवर के बाल पकड़कर जोर से खींच रही है।
और बैक सीट पर बैठा एक छोटा लड़का ड्राइवर के बगल में बैठे आदमी से हाथापाई कर रहा है। लेकिन भगवान दास तेजी से दौड़ती उस कार को रोक नहीं पाए और कार तेजी से विलिंगडन हॉस्पिटल की तरफ चली गई। गीता को चीखता चिल्लाता देख कई और लोगों ने कार को रोकने की कोशिश की थी। बाबूलाल नाम के एक आदमी ने साइकिल से कार का पीछा किया और कार के दरवाजे के हैंडल को पकड़ने की भी कोशिश की, जो कि नाकाम रही। शाम 6:45 पर भगवान दास ने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया और उन्हें कार का नंबर HRK 8930 बताया, लेकिन ऑपरेटर ने गलती से MRK 8930 नोट कर लिया। अगर इतनी बड़ी लापरवाही ना हुई होती तो शायद बच्चे बच सकते थे। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में जूनियर इंजीनियर इंद्रजीत सिंह अपने स्कूटर से जब घर लौट रहे थे, उन्होंने बाबा खड़क सिंह रोड पर विलिंगडन हॉस्पिटल के कैजुअलिटी ब्लॉक के पास एक कार देखी। उन्होंने देखा कि पीछे बैठी लड़की और एक लड़का ड्राइवर के साथ बैठे एक और आदमी से लड़ाई कर रहे। तब इंद्रजीत सिंह ने अपना स्कूटर चलती गाड़ी के पीछे लगा दिया। रेड सिग्नल के पास जब कार धीमी हुई तो उसने चिल्लाकर पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। तब संजय ने अपनी खून से सनी टी-शर्ट की तरफ इशारा किया, फिर मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगा। लड़की पीछे से ड्राइवर के बाल खींच रही थी। इंद्रजीत ने शंकर रोड तक कार का पीछा किया, लेकिन शाम 6:45 पर रेड ट्रैफिक सिग्नल को क्रॉस करके वो कार बहुत आगे निकल गई। लेकिन इंद्रजीत ने कार का सही नंबर नोट करके तुरंत राजेंद्र नगर की दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म किया। क्रिमिनल्स उन दोनों बच्चों को बुद्धा गार्डन की तरफ सुनसान रिज रोड में ले गए। वहां उन्होंने एक सुनसान जगह देखकर कार रोक दी, फिर गीता और संजय की फैमिली के बारे में जानकारी मांगी। जैसे ही पता चला उनके पापा एक नेवल ऑफिसर हैं, दोनों का दिमाग ठनक गया। तब उन्होंने दोनों बच्चों को मारकर सड़क के कुछ दूरी झाड़ियों में फेंक दिया। उधर दोनों बच्चों की जान लेने के बाद रात 10:15 पर दोनों बदमाश DHI 280 नंबर की कार में विलिंगडन हॉस्पिटल पहुंचे, जिसे अब राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। उनमें से एक के सिर पर गहरी चोट लगी थी। विलिंगडन हॉस्पिटल इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी पर मौजूद कांस्टेबल रणवीर सिंह ने उनका बयान लिया, जिसमें बदमाशों ने उसे गुमराह करते हुए बताया कि उन पर बंगला साहिल रोड पर काली मंदिर के पास चोरों ने अटैक करके उनकी घड़ी छीन ली है और फिर लोहे की रॉड से सिर पर मारकर भाग गए। इसके बाद डॉक्टर ने सिर का स्कीग्राफ लिया, फिर मरहम पट्टी कर दी। स्कीग्राफ में उसका फिंगरप्रिंट और स्कल स्ट्रक्चर आ गया। फिर सब इंस्पेक्टर रामचंद्र और कांस्टेबल हरीश राम ने उन्हें उस जगह पर साथ चलने को कहा जहां उनकी घड़ी लूटी गई थी। वे उन्हें अपनी कार में उस जगह ले गए। वहां इंस्पेक्टर रामचंद्र को कोई निशान नहीं मिले। रात 1:45 पर उन्हें ये कहकर जाने दिया कि वो दोनों सुबह फिर से थाने में रिपोर्ट करने आए। लेकिन जब वे नहीं आए तब रामचंद्र उनके पते पर गए। तब उन्हें पता चला कि वो दोनों बहुत बड़े झूठे थे। खैर, इसके बाद क्रिमिनल्स दिल्ली से भागकर पहले मुंबई गए और फिर वहां से आगरा। उधर आई विटनेस ने जो कार नंबर दिया था उसके बेसिस पर पुलिस ने 31 अगस्त को मिलती जुलती एक कार मजलिस पार्क से बरामद की। इसके बाद पुलिस कार ओनर तक तो पहुंच गई, लेकिन कार ओनर अशोक शर्मा अशोका होटल के बाहर से अपनी कार चोरी होने की रिपोर्ट जून 1978 में दर्ज करा चुके थे। फिर कार को अच्छे से चेक किया गया। उस कार से कई फिंगरप्रिंट्स मिले। कार में एक सिगरेट बट, हेयर सैंपल्स और ब्लड स्पॉट भी पाए गए। उस कार में DEA 1221, HRF 5411 और HRK 8930 नंबर वाली कुछ नंबर प्लेट्स भी पड़ी मिली, जिसे आरोपी पुलिस को चकमा देने के लिए बदलते रहते थे। लैब में पता चला कि DHI 280 नंबर प्लेट ही रियल है, लेकिन उस पर पेंट कर दिया गया था। इसके बाद पुलिस अपने ग्रे नेटवर्क के जरिए अपने इन्फॉर्मर्स एंड क्रिमिनल नेटवर्क से बदमाशों के बारे में पता करने लगी। लेकिन अभी भी बच्चों की हत्या का मकसद क्या था, ये सबकी समझ से बाहर था। कुछ वक्त बाद दोनों आगरा से दिल्ली वापस लौटने के लिए ट्रेन में चढ़े, ताकि दिल्ली से वो सीधा तमिलनाडु भाग सके। लेकिन वो गलती से कालका मेल के उस डिब्बे में चढ़ गए जिसमें इंडियन आर्मी के सोल्जर्स बैठे थे। फौजियों को उनका हुलिया देखकर शक हुआ। फौजियों ने उनसे उनका ID कार्ड दिखाने को कहा। तब उन दोनों ने धौंस दिखाते हुए उन आर्मी सोल्जर्स के साथ हाथापाई शुरू कर दी। डिब्बे में मौजूद एक आर्मी ऑफिसर लांस नायक AV शेट्टी ने कुछ दिन पहले ही उनके फोटो अखबारों में देखी थी, इसीलिए उन्होंने उन बदमाशों को पहचान लिया और तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। फिर सोल्जर ने दोनों बदमाशों को ट्रेन के दिल्ली पहुंचने तक जबरन 2 घंटे तक ट्रेन में उन्हें अपने साथ बिठाए रखा। पुलिस को उन पर पहले ही शक था, इसीलिए उन क्रिमिनल्स को ढूंढने के लिए दिल्ली रेलवे स्टेशन पर करीब 100 पुलिसकर्मी सादी वर्दी में पहले से ही मौजूद थे। फाइनली उन खूंखार क्रिमिनल्स रंगा और बिल्ला को अरेस्ट कर लिया गया। उनके बैग की तलाशी लेने पर पुलिस को तलवार मिली। बैग में रखे उनके कपड़ों पर खून के धब्बे पाए गए। गिरफ्तारी के बाद चेक किया गया तो उनके हाथों और शरीर पर कई चोटों के निशान मिले।
जो गीता और संजय से हाथापाई के दौरान बने थे। डॉक्टर्स को बिल्ला के सर पर 15 दिन पुराने टाके मिले और रंगा की बॉडी पर भी 15 दिन पुराना जख्म पाया गया, जो दोनों बहादुर बच्चों ने अपनी जिंदगी बचाने के लिए उन्हें दिया था। डीएनए जांच हुई, सारे सबूत और डीएनए रंगा बिल्ला से मैच कर गए। पुलिस पूछताछ में उन्होंने बताया कि गोल डाक खाने पर गीता और संजय टैक्सी के इंतजार में सड़क किनारे खड़े, तभी रंगा बिल्ला मस्टर्ड कलर की फिएट कार लेकर उनके पास पहुंचे। अनफॉर्चुनेटली बच्चों ने उनसे लिफ्ट मांग ली। गीता और संजय को ऑल इंडिया रेडियो जाना था, लेकिन रंगा बिल्ला उन्हें दूसरे रास्ते पर ले जाने लगे। दोनों बच्चे समझ गए कि कुछ तो गलत है। तब गीता और संजय चोपड़ा ने कार रोकने की जिद की, लेकिन रंगा बिल्ला ने कार नहीं रोकी। तब दोनों भाई बहन अपनी जान बचाने के लिए उन बदमाशों से भिड़ गए, जिसकी वजह से रंगा बिल्ला को काफी चोटें भी आई थी। वैसे पुलिस को इन पर पहले ही शक था, क्योंकि रंगा और बिल्ला का एक लंबा क्रिमिनल रिकॉर्ड भी था, जिसमें पता चला कि वो दोनों कार चुराने के अलावा बच्चों की किडनैपिंग भी करते थे। सख्ती से पूछे जाने पर रंगा और बिल्ला ने पुलिस को बताया कि उन दोनों ने नेवी ऑफिसर मदन मोहन चोपड़ा के दोनों बच्चों गीता और संजय चोपड़ा को 26 अगस्त 1978 को फिरौती के लिए किडनैप किया था, क्योंकि दोनों बच्चे एक रिच फैमिली के लग रहे थे। लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि उन दोनों बच्चों के पापा एक नेवी ऑफिसर है, तो उन्हें लगा इनके पास कुछ ज्यादा पैसे होंगे नहीं, तो रंगा बिल्ला ने दोनों बच्चों को मर्डर करना ही ठीक समझा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि गीता के साथ रंगा और बिल्ला ने रेप भी किया था, जिसका कन्फेशन खुद भी उन दोनों ने मीडिया के सामने भी दिया था। लेकिन बाद में दोनों ने अपने बयानों को बदल दिया और उधर फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी का कोई एविडेंस नहीं मिला। तब ऑफिशियल रिपोर्ट में भी होने की बात से इनकार कर दिया गया। इस मेडिकल रिकॉर्ड के अनुसार गीता के साथ भले ही हुआ हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं था कि लड़की के साथ दोनों दोषियों ने बहुत बुरा व्यवहार किया। रंगा बिल्ला, जिनका नाम आज भी दहशत का माहौल बना देता है, आखिर कौन थे रंगा बिल्ला? कुलजीत सिंह उर्फ रंगा 1975 में एक ट्रक ड्राइवर था। जब वो ट्रक ड्राइविंग से ऊब गया तो मुंबई में रहकर टैक्सी चलाने लगा। टैक्सी में उसके मन मुताबिक कमाई नहीं हो रही थी, इसीलिए उसने टैक्सी चलाना भी छोड़ दिया। एक दिन रंगा के दोस्त श्याम सिंह ने उसे जसवीर सिंह उर्फ बिल्ला से ये कहकर मिलवाया कि बिल्ला बहुत अच्छे पैसे कमाता है। बस यहीं से बिल्ला और रंगा की जोड़ी बन गई। अब रंगा और बिल्ला मिलकर मुंबई से कार चुराकर बेचने लगे, लेकिन उन्हें पैसे अभी भी कम पड़ रहे थे, तो दोनों ने बच्चों की किडनैपिंग करके फिरौती मांगने लगे। इस सब इलीगल कामों के लिए बिल्ला एक बार पकड़ा भी गया और थाने की जेल में डाल दिया गया, लेकिन कुछ दिन बाद ही बिल्ला जेल से भाग गया और फिर दोनों मुंबई छोड़कर दिल्ली एनसीआर में क्राइम करने लगे। खैर, मीडिया में इस केस की परतें जैसे जैसे खुलती जा रही थी, दिल्ली में उस वक्त भयंकर बवाल मच रहा था, ठीक उसी तरह जिस तरह निर्भया केस में हमने देखा। रंगा बिल्ला से पुलिस ने अलग अलग पूछताछ की। इस बीच रंगा बिल्ला ने कई बार अपने जुर्म को कबूला, लेकिन बाद में बदल भी गए। रंगा ने पुलिस को बताया था कि उस दिन बुद्धा जयंती पार्क में कार पार्क करने के बाद उन्होंने कार का नंबर बदलकर DHI 280 कर दिया। फिर बच्चों से उनके पेरेंट्स के बारे में पूछा। जैसे ही पता चला कि उनके फादर नेवी में हैं, रंगा ने सजेस्ट किया कि बच्चों को छोड़ दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनके पापा के पास शायद इतने पैसे ना हो। लेकिन बिल्ला ने कहा कि वो लड़की का इस्तेमाल एक रॉबरी के लिए कर सकता है, जिसमें वो पालम एयरपोर्ट से आने वाले एक जौहरी की कार को रोककर लिफ्ट मांगेगी और फिर हम उस जौहरी को लूट लेंगे। उसके बाद उन दोनों बच्चों को छोड़ दिया जाएगा। ये सब उन्होंने बच्चों को फुसलाने के लिए कहा। इसके बाद वो एक कच्ची सड़क पर चले गए और फिर रंगा संजय को गाड़ी से लगभग 100 गज दूर पर ले गया और चाकू से उस पर एक वार करके वापस आ गया। तब बिल्ला ने उससे चाकू छीनकर संजय पर बैक टू बैक चाकू से वार किया, जिससे संजय की मौके पर ही मौत हो गई। बिल्ला ने बयान दिया कि जब गीता ने अपने भाई के बारे में पूछा तो उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। तब गीता ने छोटे खंजर से बिल्ला के सर पर वार करके उसे लहूलुहान कर दिया। कुछ ही देर में दोनों लड़की को बहाने से भाई के पास ले जाने लगे। उस समय रंगा ने पीछे से गीता की गर्दन पर तलवार से जोरदार वार किया। गीता तड़पकर वहीं मर गई। इसके बाद गीता को झाड़ियों में फेंक कर वो भाग गए। इसके बाद उन्होंने कार से खून के धब्बे साफ किए। 28 अगस्त को बिल्ला ट्रेन से बॉम्बे के लिए रवाना हुआ, लेकिन फिर कोर्ट रूम में जज के सामने बयान से पलटते हुए दोनों क्रिमिनल्स खुद को बेगुनाह बताने लगे। बिल्ला ने दावा किया कि वो 25 अगस्त से 1 सितंबर तक बॉम्बे में था। उसने कहा कि बॉम्बे के अग्रीपाड़ा में एक कार चुराने की कोशिश करते समय उसके सिर पे ये चोट लग गई थी। बिल्ला ने यहाँ तक कहा कि उसे झूठा बयान देने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन उनके खिलाफ पुलिस के पास बहुत तगड़े सबूत थे। कार में और संजय की बॉडी पर मिले बाल रंगा से मेल खा रहे थे।
कार में उनके फिंगरप्रिंट मिले। उस कार में बुद्धा पाक की मिट्टी मिली। बदमाशों की शर्ट पर लगे खून के धब्बे AB ब्लड ग्रुप के थे, जो भाई बहनों से मेल खाते थे। गीता की बॉडी और नाखूनों पर बिल्ला के बाल मिले। विलिंगडन अस्पताल में किए गए सिग्नेचर बिल्ला की हैंडराइटिंग से काफी मिल रहे थे। इसके अलावा रेडियोग्राफर का कहना था कि उस दिन विलिंगडन हॉस्पिटल में लिए गए उस आदमी का ओरिजिनल स्की ग्राफ बिल्ला के रीसेंट स्काई ग्राफ से मैच करता है। रंगा बिल्ला के मजलिस पाक के उनके मकान मालिक सोहन लाल की गवाही भी बड़ी अहम साबित हुई। सोहन लाल के मुताबिक रंगा बिल्ला ने 24 अगस्त को उनसे एक कमरा किराए पर लिया था और 31 अगस्त तक वहीं ठहरे थे। इसके अलावा उन्होंने 27 अगस्त को बिल्ला के सर पर पट्टी भी बंधी देखी थी। सारे सबूत मिल जाने के बाद फाइनली ये केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में बहुत तेजी से चला। सेशन कोर्ट जज ने इंडियन पेनल कोड की धारा 302 के तहत दोषियों को मौत की सजा सुनाई। इसके बाद रंगा बिल्ला ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की। 16 सितंबर 1979 को हाई कोर्ट ने उनकी फांसी की सजा बरकरार रखी। फिर रंगा ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की। तब सुप्रीम कोर्ट ने इसे डिसमिस करते हुए कहा कि इन्हें फांसी से कम कोई सजा नहीं मिल सकती। 21 अप्रैल 1981 को सुप्रीम कोर्ट से भी इनकी फांसी तय हो गई। रंगा बिल्ला के पास अब उस वक्त के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी को मर्सी पिटीशन भेजने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था, लेकिन राष्ट्रपति ने भी इसे खारिज कर दिया। रंगा बिल्ला को मौत की सजा के बाद कुछ पत्रकारों ने तिहाड़ जेल में पिटीशन दायर की कि उन्हें मौत की सजा पाए दोषियों का इंटरव्यू लेने की परमिशन दी जाए, जिसके पीछे रिपोर्टर्स ने दलील दी कि वो ऐसे क्रिमिनल्स की मेंटालिटी को जनता के सामने लाना चाहते। लेकिन जेल प्रशासन ने उनकी याचिका को इस आधार पर डिसमिस कर दिया कि जेल मैनुअल में केवल क्रिमिनल्स के रिलेटिव्स, दोस्तों और लीगल एडवाइजर्स के साथ इंटरव्यू किया जा सकता है। तब पत्रकार प्रभात दत्त ने तिहाड़ जेल द्वारा इंटरव्यू रिजेक्शन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। 7 नवंबर 1981 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर दोषी पत्रकारों को इंटरव्यू देना चाहें तो कुछ पत्रकार तिहाड़ जेल के अंदर जाकर 1 घंटे के लिए दोषियों का इंटरव्यू ले सकते हैं। इस फैसले को इंडियन लॉ में एक माइलस्टोन माना जाता है। फाइनली 30 जनवरी 1982 को कुछ पत्रकारों, जिनमें हिंदुस्तान टाइम्स की प्रभा दत्त, नेशनल हेराल्ड के प्रकाश पात्रा और टाइम्स ऑफ इंडिया की उषा राय, रंगा बिल्ला का इंटरव्यू लेने तिहाड़ जेल पहुंचे। तब रंगा ने पत्रकारों से मिलने से इनकार कर दिया, लेकिन बिल्ला ने करीब 20 मिनट तक उनसे बात की। तब वो रिपोर्टर से बात कर रहा था तो उसका पूरा शरीर कांप रहा, लेकिन वो आखिर तक यही कहता रहा कि रब जानता है कि उसने ये अपराध नहीं किया और उसे फंसाया गया है। लेकिन बिल्ला के हाव भाव साफ बता रहे थे कि वो झूठ बोल रहा है, जबकि रंगा आखिरी तक कहता रहा मैंने कुछ नहीं किया, सब बिल्ला की वजह से हुआ है। फांसी की तारीख 31 जनवरी 1982 को तय कर दी गई। फांसी देने को मेरठ से कालू जल्लाद और फरीदाकोट से फकीरा जल्लाद को बुलाया गया। फांसी के लिए रस्सी बिहार के बक्सर से मंगाई गई। फांसी से 1 रात पहले रंगा खाना खाकर सो गया, जबकि बिल्ला ने ना तो खाना खाया और ना ही वो 1 मिनट के लिए भी सोया। वो पूरे रात अपने सेल में चक्कर लगाते हुए बड़बड़ाता रहा। तिहाड़ जेल प्रशासन ने दोनों को सुबह 5 बजे उठाया। रंगा नहाया, लेकिन बिल्ला ने नहाने से इनकार कर दिया। उन दोनों को फांसी की तख्त पर लाया गया। हाथ पीछे बांधकर चेहरों को काले कपड़ों से ढका गया। फांसी के समय बिल्ला सिसक रहा था, जबकि रंगा आखिर तक बहुत जोश में था। फांसी से पहले उसने जोर से नारा लगाया, जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। तभी जेल के सुपरिटेंडेंट आर्य भूषण शुक्ल ने लाल रुमाल हिलाया और दोनों जल्लादों के लीवर खींच दिए। रंगा बिल्ला केस पर लिखी गई फेमस बुक ब्लैक वारंट के अकॉर्डिंग 2 घंटे बाद जब डॉक्टर्स ने उनकी बॉडी चेक की, तब बिल्ला तो मर चुका था, लेकिन रंगा की नब्ज तब भी चल रही थी। खूंखार कैदी रंगा के जिंदा बचने की बात फैली तो जेल कर्मचारियों, जल्लाद और अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया। तब तुरंत एक कर्मचारी फांसी के तख्त से नीचे उतरा और उसने रंगा के पैर पकड़कर नीचे की ओर खींचे। फांसी के बाद रंगा और बिल्ला के घर वालों ने अंतिम संस्कार के लिए इनकी डेड बॉडी लेने से भी इनकार कर दिया। तब जेल प्रशासन को अपनी तरफ से उनका अंतिम संस्कार करना पड़ा। गीता और संजय वाकई में बहुत बहादुर बच्चे थे। 5 अप्रैल 1981 को इन बच्चों को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से नवाजा गया। ईयर 1978 से इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर की तरफ से हर साल 16 साल से कम उम्र के बहादुर बच्चों को 2 ब्रेवरी अवार्ड, गीता चोपड़ा अवार्ड और संजय चोपड़ा अवार्ड दिए जाने लगे।